चैप्टर क्रॉपिंग सिस्टम एंड पैटर्न। शिफ्टिंग कल्टीवेशन। एक बार एक गांव था जो पहाड़ी इलाकों में था, जहां लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन यानी जूमिंग करते थे। ये एक पुरानी खेती की प्रक्रिया है जो आज भी नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और छोटा नागपुर प्लेट्यू जैसे रीजन में यूज होते हैं। सबसे पहले लोग फॉरेस्ट लैंड को काटते हैं और उसे साफ करते हैं ताकि वहां खेती की जा सके। पहले सालों में जब जमीन नहीं होती है तो उसमें अच्छी पैदावार होती है, जैसे राइस। लेकिन जब हर साल वही क्रॉप लगाई जाती है तो मिट्टी की फर्टिलिटी कम होने लगती है और फिर लोग दूसरे जमीन का चुनाव करते हैं और वहां भी इसी प्रक्रिया को दोहराते हैं। ये साइकिल चलता रहता है। पहले जंगल काटना, मिट्टी को तैयार करना, एक ही क्रॉप उगाना और फिर जब मिट्टी कमजोर हो जाए तो दूसरी जगह शिफ्ट कर जाना। इसी वजह से इसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन या लैंड रोटेशन कहते हैं, क्योंकि जमीन बदलते रहते हैं लेकिन क्रॉप वही रहते हैं। अब इसके नुकसान के बारे में जानते हैं। मिट्टी की प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है क्योंकि बार बार एक ही फसल लगाए जा रहे हैं। इस प्रक्रिया से सॉइल इरोजन भी होता है क्योंकि पेड़ काटने से मिट्टी को पकड़ने का सहारा नहीं मिलता। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मणिपुर के एक गांव में राजू नाम का एक किसान था। हर साल वो अपने पुरखों के तरीके से जंगल काटकर वहां राइस उगाता था। पहले 2-3 साल तक उसे अच्छी प्रोडक्शन होती थी, लेकिन 3-4 सालों के बाद उसने देखा कि जमीन कमजोर हो गई है और राइस उगाने में दिक्कत आ रही है। फिर उसने एक नई जमीन का चुनाव किया और पुरानी जगह को छोड़ दिया। ये साइकिल राजू के गांव में सालों से चल रही थी। अब बात करते हैं क्रॉप रोटेशन की। क्रॉप रोटेशन एक अलग प्रक्रिया है जिसमें जमीन वही रहती है लेकिन क्रॉप्स बदलते रहते हैं। इस तरीके से मिट्टी का संतुलन बना रहता है और उसकी फर्टिलिटी ज्यादा समय तक अच्छी रहती है। जैसे एक साल राइस, अगले साल पल्सेस और तीसरे साल वीट उगाए जाते हैं। इससे जमीन थकती नहीं है और प्रोडक्टिविटी बना रहता है। एक कहानी से समझते हैं। एक गांव था जहां राम और श्याम दो किसान थे। राम हर साल अपनी जमीन पर वही एक ही फसल उगाता था, जैसे राइस के बाद फिर राइस। 2 साल तक तो उसने अच्छा प्रोडक्शन मिला, लेकिन तीसरा साल से मिट्टी कमजोर होने लगी और पैदावार घट गई। दूसरी तरफ श्याम ने अपनी जमीन पर क्रॉप रोटेशन का तरीका अपनाया। क्रॉप रोटेशन का मतलब है कि एक ही जमीन पर अलग अलग क्रॉप्स को सीक्वेंस में उगाया जाए। इस तरीके में एक फसल उगाने के बाद दूसरी अलग फसल उगाई जाती है। जैसे कि 2020-21 में श्याम ने पहले राइस उगाया, फिर विंटर में वीट और बीच के गर्मियों में मूंग। 2021-22 में उसने राइस के बाद मस्टर्ड उगाई और फिर चिल्ली। क्या फर्क पड़ा? सॉइल फर्टिलिटी मेंटेन रही। जब श्याम राइस उगाता तो जमीन में नाइट्रोजन की कमी होती थी, लेकिन जब उसने मूंग उगाई जो नाइट्रोजन फिक्स करता है, जमीन फिर से ताकतवर हो गई। इस तरह से अलग अलग क्रॉप्स को लगाने से मिट्टी की फर्टिलिटी बनी रही। ज्यादा इनकम हुई क्योंकि श्याम ने अलग अलग फसल उगाई। उससे हर सीजन में पैसे मिलते रहे, चाहे राइस हो, वीट हो या मस्टर्ड। सॉइल इरोजन और मॉइस्चर कंजर्वेशन। राम की जमीन में बार बार वही क्रॉप उगाने से मिट्टी कमजोर हो गई थी और बारिश के टाइम सॉइल इरोजन भी ज्यादा होने लगा था। लेकिन श्याम ने अलग क्रॉप लगाकर सॉइल को पकड़े रखा और मिट्टी को बनाए रखा। मॉइस्चर भी ज्यादा कंजर्व हो गया। हर सीजन का बैलेंस। श्याम का प्रोग्राम थ्रू आउट द ईयर बैलेंस में था। कहीं कई बार राम को ऑफ सीजन में ज्यादा काम नहीं मिलता था, लेकिन श्याम के पास हमेशा कुछ न कुछ उगाने और बेचने के ऑप्शन थे जो उसके लिए फायदेमंद रहे। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। एक फील्ड में जब
बार बार राइस उगा उगाया जाता है तो मिट्टी में एक तरह की थकान आ जाती है, क्योंकि राइस को ज़्यादा पानी चाहिए होता है और न्यूट्रिएंट्स खत्म कर देता है। लेकिन जब उसी फील्ड में बाद में मस्टर्ड उगाया जाता है तो वो फील्ड को रेस्ट मिलती है, और मस्टर्ड के फायदे से सॉइल की फर्टिलिटी भी इम्प्रूव होती है। क्रॉप रोटेशन का ये फायदा है कि एक क्रॉप के बदलते दूसरे क्रॉप जमीन के बैलेंस को मेंटेन करती है। अब बात करते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एक बार की बात है, एक गांव में 3 किसान थे, रमेश, सुरेश एंड महेश। तीनों के फार्मिंग मेथड में अलग अलग थे। रमेश अपनी खेती सिर्फ अपने परिवार के लिए करता था। सुरेश कॉमर्शियल खेती करता था, जिसमें वो ज्यादा से ज्यादा आउटपुट के लिए केमिकल और पेस्टिसाइड्स का यूज करता। और महेश सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करता था, जिससे हम इको फार्मिंग या नेचुरल फार्मिंग भी कहते हैं। रमेश की सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। रमेश के पास छोटी सी जमीन थी, वो उसी में चावल सब्जियां उगाता था अपने घर के लिए, ज्यादा कुछ बेचता नहीं था। इस तरह की खेती को सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर कहते हैं, जिसमें इनपुट जैसे फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड कम लगता है और आउटपुट भी कम होता है। रमेश की खेती का मकसद अपने परिवार को खिलाना था, ना कि पैसे कमाना। इसका ऑब्जेक्टिव ये था परिवार को चलाना। इनपुट कम होती है और आउटपुट भी कम होती है। अब सुरेश की कमर्शियल फार्मिंग की बात करते हैं। दूसरी तरफ सुरेश ने अपनी जमीन में बहुत सारे फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स का यूज किया, और उसका फोकस ज्यादा प्रोडक्शन पर था, ताकि वो मार्केट में बेचकर ज्यादा पैसा कमा सके। इस तरह की खेती को कमर्शियल फार्मिंग कहते हैं, जिससे प्रोडक्शन ज्यादा होता है, लेकिन केमिकल के एक्सेसिव यूज की वजह से मिट्टी की फर्टिलिटी कम होने लगती है और इन्वायरमेंट को भी नुकसान होता है। इसके ऑब्जेक्टिव से ज्यादा पैसा कमाना, इनपुट ज्यादा होता है और आउटपुट भी ज्यादा होता है। महेश की सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। अब महेश की बात करते हैं। उसने सुना था कि कमर्शियल खेती से मिट्टी और एनवायरनमेंट को बहुत नुकसान हो रहा है, इसलिए उसने सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का रास्ता चुना। वो अपनी खेती में नेचुरल फर्टिलाइजर जैसे कंपोस्ट और गोबर का यूज करता था। क्रॉप रोटेशन करता था ताकि मिट्टी की फर्टिलिटी बनी रहे, और एग्रो फॉरेस्ट्री में पेड़ लगा के बैलेंस मेंटेन रखा था। महेश के लिए इम्पोर्टेंट था कि जमीन का बैलेंस बिगड़े नहीं, और फ्यूचर में भी उसकी जमीन प्रोडक्टिव बनी रहे। तो इसका ऑब्जेक्टिव ये था इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करना। इसमें इनपुट कम देना होता था, आउटपुट ज्यादा और क्वालिटी वाला होता था। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का कॉन्सेप्ट समझते हैं। महेश के सस्टेनेबल फार्मिंग का एक बेसिक कॉन्सेप्ट ये था कि आज का प्रोडक्शन फ्यूचर को इफेक्ट ना करे। उसने फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स के बजाय ऑर्गेनिक मेथड यूज किए, जैसे नेचुरल मेन्यूर, क्रॉप रोटेशन और मिनिमम टीलेज। कम से कम मिट्टी खोदना ताकि जमीन हेल्दी रहे। इस तरह की खेती में इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं होता और फ्यूचर जनरेशन के लिए जमीन प्रोडक्टिव बनी रहती है। महेश की फार्मिंग मल्टी लेवल कल्टीवेशन थे, जिसमें अलग अलग क्रॉप और ट्रीज एक ही जमीन में उगते थे। इस तरह मिट्टी और पानी की बचत भी होती थी। उसने एनिमल हस्बेंड्री को भी खेती के साथ इंटीग्रेट किया, ताकि उसके एनिमल से कंपोस्ट और गोबर मिले और जमीन को नेचुरल तरीके से न्यूट्रिएंट्स मिल सके। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। भारतीय किसान सुभाष पालेकर ने नेचुरल फार्मिंग का कॉन्सेप्ट दिया, जिसमें केमिकल का बिल्कुल यूज नहीं होता। वो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का एडवोकेट है, जिसमें लोकल रिसोर्सेज का यूज करके खेती होती है। ऐसा एग्जाम्पल में हमेशा मिट्टी, पानी और एनवायरनमेंट की बचत होती है, और जमीन हमेशा प्रोडक्टिव रहती है। अब कंक्लूजन की बात करते हैं। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का मतलब है ऐसा खेती करना जिससे आज भी अच्छा आउटपुट मिले, लेकिन आगे आने वाले जनरेशन को भी जमीन प्रोडक्टिव बनी रहे। इसमें नेचर और एनवायरनमेंट को जरा नुकसान पहुंचाना नहीं है। अब बात करते हैं क्रॉपिंग सिस्टम की।
एक समय की बात है, एक गांव में 3 किसान थे, राज, विराट और अर्जुन। तीनों अलग अलग तरीके से खेती करते थे। राज अपनी जमीन का पूरा इस्तेमाल करता था। विराट अपने फसलों का प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में ध्यान देता था और अर्जुन नए तरीके ढूंढता था ताकि कम जमीन और समय में ज्यादा प्रोडक्शन हो सके। चलिए इस तीनों क्रॉपिंग सिस्टम को समझते हैं। ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर। पुराने समय में राज जैसे किसान अपना ध्यान दो चीजों पर रखते थे, एरिया बढ़ाना और प्रोडक्टिविटी बढ़ाना। एरिया बढ़ाना मतलब जमीन का एरिया। राज अपनी खेती का एरिया बढ़ाने की कोशिश करता था। ज्यादा जमीन का मतलब ज्यादा फसल, लेकिन सभी लोगों के पास ज्यादा जमीन नहीं होती थी। जैसे एक किसान 1 एकड़ की खेती को 2 एकड़ तक बढ़ाता है। प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, 1 हेक्टेयर में ज्यादा फसल। दूसरी तरफ विराट जैसे किसान अपनी खेती में टेक्निक्स और इनपुट्स लगाता था ताकि 1 हेक्टेयर में ज्यादा फसल मिल सके। वो फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करता था ताकि पर यूनिट एरिया में फसल की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बढ़े। अब बात करते हैं मॉडर्न एग्रीकल्चर। जब मॉडर्न एग्रीकल्चर आए तो इसमें दो नए कॉन्सेप्ट इंक्लूड किए गए, पर यूनिट टाइम प्रोडक्शन बढ़ाना और पर यूनिट स्पेस स्पेस प्रोडक्शन बढ़ाना। जानते हैं पर यूनिट टाइम प्रोडक्शन। अर्जुन जैसे किसान को ये समझ आया कि अगर वो एक फसल के साइकिल जो जल्दी पूरा कर सके तो वो एक साल में 2 या 3 फसल उगा सकता है। ये आइडिया है कि जमीन को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना कम समय में। इस तरीकों को मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम भी कहते हैं, जैसे कि रबी और खरीफ फसलों को अल्टरनेट करना। एक रियल लाइफ एग्जांपल है पंजाब में, जहां एक साल में 2 साइकिल चलती है, रबी में गेहूं यानी कि वीट और खरीफ में धानों यानी कि राइस। अब बात करते हैं पर यूनिट स्पेस प्रोडक्शन बढ़ाना। अर्जुन ने एक और चीज ढूंढी, इंटरक्रॉपिंग। इसमें एक ही जमीन पे 2 या ज्यादा फसल एक साथ उगाई जाती है ताकि हर इंच का इफिशिएंट इस्तेमाल हो। जैसे अर्जुन ने तुरई के बीच में दाल और हरी सब्जियां उगाई। इससे जमीन और पानी की बेहतरीन इस्तेमाल होता है और ज्यादा प्रोडक्शन मिलता है। अब बात करते हैं क्रॉपिंग सिस्टम की ऑब्जेक्टिव्स की। मॉडर्न क्रॉपिंग सिस्टम का मेन मकसद है रिसोर्स का एफिशिएंट इस्तेमाल करना, जैसे कि लैंड, कैसे एक छोटी सी जमीन से मैक्सिमम आउटपुट लिया जा सके। वाटर, पानी का सही इस्तेमाल कैसे किया जाए बिना उसका वेस्ट किए। सोलर रेडिएशन, सूर्य की एनर्जी को क्रॉप्स में कैसे कन्वर्ट किया जाए इफिशिएंटली। अब एग्जाम्पल देखते हैं। एक एग्जाम्पल देखते हैं, उत्तर प्रदेश में फार्मर गेहूं उगाते हैं रबी सीजन में और खरीफ सीजन में चावल यानी कि राइस। लेकिन बीच में कई किसान पल्सेस और सब्जियां भी उगाते हैं ताकि हर वक्त कुछ न कुछ फसल मिलता रहे। इससे उनका इनकम भी स्टेबल होता है और मिट्टी की फर्टिलिटी भी बनी रहती है। अब कंक्लूजन पर आते हैं। क्रॉपिंग सिस्टम का मकसद है ज्यादा से ज्यादा आउटपुट को कम रिसोर्सेस में हासिल करना और इस प्रोसेस को इन्वायरमेंटली फ्रेंडली और सस्टेनेबल बनाना। अब बात करते हैं ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न क्रॉपिंग सिस्टम की। एक गांव में रामू और श्याम 2 किसान थे। रामू पुराने ट्रेडिशनल तरीके से खेती करता था और श्याम नए मॉडर्न साइंटिफिक तरीके से। दोनों अपने अपने तरीके से फसल उगाते थे, लेकिन जो चीजें दोनों को अलग करती थी वो थी क्रॉपिंग सिस्टम का अप्रोच। चलो दोनों के तरीके को सीखते हैं। ट्रेडिशनल क्रॉपिंग सिस्टम। रामू अपने दादा परदादा के जमाने के चले आ रहे तरीके से खेती करता था। उसने मिक्सचर और रोटेशन को अपनाया था। जैसे कभी वो धान यानी कि राइस के साथ पल्सेस उगाता था और अगले सीजन में गेहूं यानी कि वीट के साथ वो सब्जियां। ये तरीके उसने अपनी पुरानी जनरेशन से सीखा था और ट्रायल एंड एरर से वो समझ गया कि उसके गांव के इन्वायरमेंट और जमीन के लिए बेस्ट है। एग्जाम्पल देखते हैं। रामू को पता था कि अगर वो एक ही फसल हर बार उगाता तो मिट्टी की फर्टिलिटी कम हो जाती, इसलिए वो एक सीजन में चावल उगाता
और अगले में मूंग, जिससे मिट्टी की न्यूट्रिएंट्स बनाए रहे और फसल में भी स्टेबिलिटी आए। ये सिस्टम उसने सालों से तजुर्बा से सीखा था। अब बात करते हैं मॉडर्न साइंटिफिक क्रॉपिंग सिस्टम। दूसरी तरफ श्याम था, जो नए जमाने का किसान था। उसने मॉडर्न साइंटिफिक क्रॉपिंग सिस्टम को फॉलो किया, जिसमें तीन इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं: जीनोटाइप, ज्योमेट्री ऑफ प्लांटिंग एंड मैनेजमेंट प्रोसेस। जीनोटाइप यानी कि सीड का जेनेटिक मेकअप देखते हैं इसमें। श्याम ने अपनी खेती के लिए जेनेटिकली इम्प्रूव्ड सीड यूज करते थे। ये सीड उन फसलों के होते हो होते जो ज्यादा प्रोडक्टिविटी देते हैं और डिजीज के प्रति रेजिस्टेंस होते हैं। एग्जाम्पल, श्याम ने हाइब्रिड धान के बीज लगाए जो कम समय में तैयार हो जाते थे और ज्यादा प्रोडक्शन देते थे। ज्योमेट्री ऑफ प्लांटिंग, श्याम प्लांटिंग पैटर्न का भी ध्यान रखता था। उसने अपने खेतों में प्लांट को रेक्टेंगुलर और स्क्वायर पैटर्न में लगाया, ताकि हर प्लांट को प्रॉपर स्पेस मिले और वो अच्छी तरह से ग्रो कर सके। उसने एक बार क्यूबाइडल पैटर्न ट्राई किया, जिसमें मैक्सिमम प्लांट प्रोडक्शन आ सकती थी। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे अगर एक खेती में 1 मीटर की दूरी पर प्लांट लगाया जाए तो प्लांट का ग्रोथ बेटर होता है और फसल अच्छी मिलती है। श्याम ने यह साइंटिफिकली डिजाइन किया था ताकि प्लांट के बीच का डिस्टेंस हर प्लांट को ज्यादा सनलाइट और न्यूट्रिएंट्स दे। मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, श्याम खेती के मैनेजमेंट में भी आगे था। उसने अपने फसलों के लिए पेस्ट मैनेजमेंट, क्रॉपिंग पैटर्न और वैरायटी सिलेक्शन का प्रॉपर ध्यान रखा। उसने पेस्ट कंट्रोल के लिए बायोलॉजिकल मेथड यूज किए ताकि केमिकल का यूज कम हो। एग्जाम्पल देखते हैं, श्याम ने पेस्ट के लिए नीम ऑयल स्प्रे किया, जिससे इंसेक्ट दूर रहे और प्लांट सेफ रहे। उसने हर सीजन के लिए अलग अलग वैरायटी उगाई। अब नतीजा ये हुआ, रामू का ट्रेडिशनल तरीका ठीक था, लेकिन श्याम का मॉडर्न साइंटिफिक तरीका यूज करने से उसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा थी और मैनेजमेंट भी आसान था। दोनों ने अपने अपने तरीके से जमीन का ख्याल रखा, लेकिन श्याम ने मॉडर्न क्रॉपिंग सिस्टम के तीन पिलर जीनोटाइप, ज्योमेट्री ऑफ प्लांटिंग और मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल करके ज्यादा प्रोडक्शन हासिल किया। अब कंक्लूजन देखते हैं। ट्रेडिशनल क्रॉपिंग सिस्टम एक्सपीरियंस से डेवलप किए गए थे, जो स्पेसिफिक इकोलॉजिकल और सोशल नीड्स के हिसाब से सेट होते हैं, लेकिन मॉडर्न साइंटिफिक क्रॉपिंग सिस्टम को हम ज़्यादा इफेक्टिवली इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हम बीज, प्लांटिंग पैटर्न और मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस का सही कॉम्बिनेशन यूज करें। अब बात करते हैं क्रॉपिंग पैटर्न। क्रॉपिंग पैटर्न का मतलब होता है कि कैसे और कब एक किसान अपने खेत में अलग अलग क्रॉप्स उगाते हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं, जैसे कि क्रॉप रोटेशन, कौन सा क्रॉप किस सीक्वेंस में उगाया जाता है, जो एरिया के ज्यादातर किसानों द्वारा फॉलो किया जाता है। टाइप और अरेंजमेंट ऑफ क्रॉप्स इन टाइम एंड स्पेस, किस समय पे कौन सा क्रॉप उगाया जाता है और खेत में कैसे अरेंज किया जाता है जिससे ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके। ईयरली सीक्वेंस एंड स्पेशियल सीक्वेंस अरेंजमेंट, पूरे साल के दौरान अलग अलग क्रॉप्स या फॉलो लैंड कैसे एक एरिया में अरेंज किया जाता है, मतलब किस सीजन में कौन सी फसल लगाई जा रही है। प्रोपोर्शन ऑफ एरिया अंडर वेरियस क्रॉप्स, एक स्पेसिफिक वक्त पर एक पर्टिकुलर एरिया में कितने हिस्सेदार खेत में अलग अलग फसलें उगाई जा रही है, उसका भी ध्यान रखा जाता है। इन सब का मिला जुला तरीका होता है क्रॉपिंग पैटर्न, जिससे किसान अपने खेत की जमीन और रिसोर्स का भी उपयोग करते हैं। अब बात करते हैं क्रॉपिंग सिस्टम की। रमेश हर साल अलग अलग क्रॉप्स उगाता था, जैसे गर्मी के सीजन में राइस और सर्दी के सीजन में वीट। इसको हम क्रॉपिंग पैटर्न कहते हैं, जो कि एक सिस्टम है जिसमें क्रॉप्स को अलग अलग सीजन में उगाया जाता है। पर यह सिर्फ क्रॉपिंग पैटर्न ही नहीं था, इसमें जमीन का सही इस्तेमाल, इरिगेशन, पेस्ट कंट्रोल और न्यूट्रिएंट्स का ध्यान रखना भी जरूरी था, जो मैनेजमेंट कहलाते हैं। एक दिन उस उसके दोस्त महेश ने बताया कि अगर वो बीच बीच में मूंग या सरसों उगाता तो
जमीन की फर्टिलिटी बरकरार रहती और सॉइल इरोजन भी कम होता। यानी रमेश को अपनी क्रॉपिंग सिस्टम को मैनेज करना पड़ता था अलग अलग क्रॉप्स के लिए, जो उसके गांव के स्पेसिफिक इन्वायरमेंट पर डिपेंड करता था। इसलिए क्रॉपिंग सिस्टम को लोकेशन स्पेसिफिक कहते हैं। जैसे रमेश के गांव में एक जगह पे राइस वीट साइकिल होता था, पर दूसरे गांव में ज्यादा बारिश होने के कारण सिर्फ धान उगाए जाते थे। अब बात करते हैं फार्मिंग सिस्टम की। फार्मिंग सिस्टम उससे भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। जैसे रमेश के पास जमीन के अलावा कुछ लाइव स्टॉक भी थे, जैसे गाय और बकरियां। उसने अपनी जमीन के एक छोटे हिस्से में फोडर उगाना शुरू किया ताकि लाइव स्टॉक के लिए खाना हो। साथ ही उसने कुछ पोल्ट्री भी रख ली, जो उनकी फसल के बीच की खाद भी बना देते थे। इस तरह के मिक्स्ड फार्मिंग को फार्मिंग सिस्टम कहते हैं, जिसमें एक साथ अलग 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 चीजें की जाती है, जैसे क्रॉपिंग सिस्टम, लाइव स्टॉक, पोल्ट्री और कभी कभी फिशरीज भी। एक दिन रमेश ने डिसाइड किया कि वो एक और नए सिस्टम को अपनाए, जिसमें वो जमीन के कुछ हिस्से में पेड़ लगाए, फॉरेस्ट्री, ताकि उससे लकड़ी भी मिले और पेड़ों से जमीन की क्वालिटी भी सुधरी रहे। ये सब उसके फार्मिंग सिस्टम का हिस्सा था, जिसमें वो अपने हर रिसोर्स का पूरा उपयोग कर रहा था। अब एग्जाम्पल देखते हैं। आजकल जैसे कुछ फार्मर रेनफेड एरिया में एग्रो फॉरेस्ट्री एडॉप्ट करते हैं, जिसमें वो फसल के बीच बीच में पेड़ लगाते हैं। ये सस्टेनेबल फार्मिंग का एक पार्ट है, जिसमें सॉइल की क्वालिटी बढ़ती है और ज्यादा पानी की जरूरत भी नहीं होती। इसलिए क्रॉपिंग सिस्टम सिर्फ क्रॉप तक सीमित होता है, जबकि फार्मिंग सिस्टम में हर रिसोर्स का इस्तेमाल होता है, जैसे कि क्रॉप, लाइव स्टॉक, पोल्ट्री, फॉरेस्ट्री एक्सेट्रा, ताकि हर सीजन में किसानों को अच्छी आमदनी हो और जमीन की प्रोडक्टिविटी भी बरकरार रहे। अब बात करते हैं मिक्स्ड फार्मिंग। विजय ने देखा कि सिर्फ फसल उगाने से उसकी सब जरूरतें पूरी नहीं हो रही थी। इसलिए उसने मिक्स्ड फार्मिंग का कॉन्सेप्ट अपनाया। मतलब उसने फसलों के साथ साथ लाइव स्टॉक, पोल्ट्री, फिशरीज भी शुरू किया। एक हिस्से में उसने गेहूं और दाल उगाई, दूसरे हिस्से में पोल्ट्री पालने के लिए जगह बनाई और तालाब के पास कुछ फिशरीज भी की। इस तरह से उसकी फार्मिंग का मकसद सिर्फ फसल उगाना नहीं रहा, बल्कि अलग अलग चीजों उगाकर अपनी जरूरत पूरा करना था, जैसे दूध, अंडे, मछली का खाना। मिक्स्ड फार्मिंग का फायदा ये था कि अलग अलग रिसोर्स के उपयोग करके उसने अपनी जमीन को पूरी तरह से इस्तेमाल किया और इकोलॉजिकल बैलेंस भी बरकरार रखा। अब बात करते हैं सोल क्रॉपिंग। विजय के चाचा मोहन जी कहते थे कि अगर सिर्फ एक ही फसल उगाई जाए तो उसका खर्चा कम होता है और देखभाल आसान हो जाती है। यह सिस्टम को हम सोल क्रॉपिंग या सॉलिड प्लांटिंग कहते हैं। मोहन जी ने अपने खेत में सिर्फ गेहूं उगाया और ये फसल एक ही क्रॉप के साथ थी, बिना किसी दूसरे फसल को मिलाए। यानी एक फसल को एक ही टाइम और जगह पर उगाना। यह सिस्टम का फायदा ये था कि देखभाल आसान हो जाती है और यील्ड ज्यादा हो सकती है, क्योंकि सारी रिसोर्सेस एक ही फसल पर फोकस होती हैं। अब बात करते हैं क्रॉपिंग स्कीम। विजय ने सोचा कि हर साल कैसे अपने खेत के बेहतर इस्तेमाल करे। उसने एक क्रॉपिंग स्कीम बनाई, जिसमें उसने डिसाइड किया कि रबी सीजन में गेहूं उगाएंगे और खरीफ सीजन में चावल। स्कीम का मकसद था कि जमीन के सही इस्तेमाल हो, फसल काफी और सॉइल फर्टिलिटी भी मेंटेन रहे। इसमें उसने अपनी जमीन की फर्टिलिटी और लेबर कॉस्ट का भी ध्यान रखा। क्रॉप रोटेशन से विजय की जमीन भी बढ़िया बनी रही और उसको अच्छा मुनाफा मिला। इसलिए क्रॉपिंग स्कीम एक प्लान होता है जो डिसाइड करता है कि कौन सी फसल कब उगानी है,
ताकि सॉइल फर्टिलिटी खत्म ना हो और मैक्सिमम बेनिफिट्स या प्रॉफिट्स मिल सके। अब बात करते हैं मोनोकल्चर या मोनोक्रॉपिंग। विजय के एक दोस्त सुनील था जो हमेशा सिर्फ एक ही फसल उगाता था। उसके खेत में सिर्फ शुगर केन था और हर साल वही उगाता रहा। उस सुनील ने डिसाइड किया था कि उसकी जमीन सिर्फ एक ही फसल के लिए होगी और उसको ज्यादा मुनाफा मिलेगा। मोनोकल्चर या मोनोक्रॉपिंग में एक ही फसल को बार बार उगाया जाता है हर साल, और इसी वजह से सॉइल फर्टिलिटी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। सुनील को एक दिन समझ आया कि उसकी जमीन पहले जैसे आउटपुट नहीं दे रही थी क्योंकि सॉइल न्यूट्रिएंट्स खत्म हो रहे थे। अब बात करते हैं क्रॉपिंग इंटेंसिटी की। विजय ने एक और चीज सीखी थी जिसे क्रॉपिंग इंटेंसिटी कहते हैं। क्रॉपिंग इंटेंसिटी का मतलब होता है कि एक साल में कितनी बार फसल उगाई गई है। जैसे अगर एक साल में विजय अपने खेत में वीट उगाता है और उसके बाद चावल उगाता है, तो उसकी क्रॉपिंग इंटेंसिटी बढ़ जाती है क्योंकि एक ही जमीन पर दो बार फसल हुई। क्रॉपिंग इंटेंसिटी का फॉर्मूला है साल में उगाई गई फसल की संख्या इंटू 100। इंडिया में एवरेज क्रॉपिंग इंटेंसिटी लगभग 136% है, मतलब जमीन का काफी अच्छा इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन फिर भी विजय जैसे किसान और ज्यादा फसल उगाने की कोशिश करते हैं। कंक्लूजन पर आते हैं। इस तरह विजय ने अपने फार्मिंग सिस्टम को समझकर और क्रॉपिंग सिस्टम को एडॉप्ट करके ज्यादा प्रोडक्शन और बेनिफिट्स कमाना शुरू किया। उसने देख लिया कि एक प्रॉपर स्कीम और सिस्टम बनाने से न सिर्फ जमीन का बेहतर इस्तेमाल होता है बल्कि प्रोडक्शन भी बढ़ता है। अब बात करते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग की। रमेश ने अपने खेत में एक साल में दो या दो से ज्यादा फसल उगाने का प्लान बनाया। इसको मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं। मतलब एक ही जमीन पर एक साल में ज्यादा से ज्यादा फसल उगाना, चाहे एक साथ इंटरक्रॉपिंग या अलग अलग समय पर, जिसे सिक्वेंशियल क्रॉपिंग कहते हैं। इस तरह के सिस्टम के से जमीन का पूरा इस्तेमाल होता है और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। लेकिन मल्टीपल क्रॉपिंग के लिए एक चैलेंज था। उसके खेत में पानी की कमी थी और कुछ फसलें ज्यादा समय लेती थी उगने में। इरिगेशन की कमी और लंबे ड्यूरेशन वाली वैरायटी मल्टीपल क्रॉपिंग को डिफिकल्ट बना देती है। लेकिन रमेश ने नए तरीके से काम किया जिसमें सॉइल फर्टिलिटी को बनाए रखा भी जरूरी था। मतलब ज्यादा क्रॉप उगाने के बाद भी जमीन की फर्टिलिटी खत्म नहीं होनी चाहिए। अब इंटरक्रॉपिंग की बात करते हैं। रमेश ने अपने खेत में इंटरक्रॉपिंग का मेथड अपनाया। इंटरक्रॉपिंग का मतलब होता है दो या ज्यादा क्रॉप को एक साथ एक ही खेत में एक फिक्स्ड रेशियो में उगाना। जैसे उसने गेहूं और सरसों को 9:1 रेशियो में उगाया, यानी 9 रोज गेहूं की और 1 रोज सरसों की। इस सिस्टम का फायदा ये था कि स्पेस का बेस्ट यूज होता है। छोटी छोटी क्रॉप को ऐसे फसलों के बीच उगाया जाता है जिनकी रो इंटरवल ज्यादा होती है। रमेश के खेत में सेटेरिया और रेड ग्राम को 5:1 रेशियो में उगाया गया, जिसमें सेटेरिया को ज्यादा स्पेस मिला और रेड ग्राम को कम। लेकिन दोनों फसलें अपनी जगह पर अच्छी तरह उगाई गई। इंटरक्रॉपिंग के और भी मेथड होते हैं, जैसे एले क्रॉपिंग, जिसमें क्रॉप को पतली पतली लेंथ या एले में उगाया जाता है। स्ट्रिप क्रॉपिंग, पैरेलल स्ट्रिप में फसल उगाई जाती है। और कंटूर क्रॉपिंग, हिल एरिया में स्लोप के एलोंग क्रॉप उगाई जाती है। सिक्वेंशियल क्रॉपिंग। इसके बाद रमेश ने सिक्वेंशियल क्रॉपिंग का मेथड भी समझा, जिसमें पहली फसल के खत्म होने के बाद दूसरी फसल उगाई जाती है बिना ओवरलैप किए। मतलब पहली फसल को मैच्योर होने दो, फिर दूसरी फसल लगा दो। पहली फसल हार्वेस्ट होगी, उसके बाद दूसरी फसल लगेगी। ये तरीका उन क्रॉप्स के लिए सही होता है जो अलग अलग समय पे हार्वेस्ट होते हैं। जैसे पहले गेहूं उगाया और फिर मूंग, ताकि सारी जमीन का
पूरा यूज हो सके और जमीन खाली ना रहे। अब बात करते हैं मेजर इंटरक्रॉपिंग्स की। एक गांव में मोहन नाम का एक किसान रहता था। मोहन का सपना था कि अपने खेत से ज्यादा फसल उगाए और मुनाफा कमाए। लेकिन उसको ये समझ नहीं आ रहा था कि कैसे अलग अलग फसलों को एक साथ उगाया जाए बिना उनको नुकसान किए। तब उसने इंटरक्रॉपिंग का अलग अलग मेथड के बारे में सीखा, जिससे उसकी फार्मिंग काफी बढ़िया हो गई। चलिए जानते हैं पैरेलल क्रॉपिंग। मोहन ने अपने खेत में पैरेलल क्रॉपिंग का मेथड यूज किया। इसका मतलब ये होता है कि ऐसे क्रॉप को साथ में उगाया जाए जो अपने न्यूट्रिएंट्स के लिए एक दूसरे के कॉम्पिटिटर ना हो। जैसे मोहन ने उड़द और मक्का को एक साथ उगाया। उड़द को न्यूट्रिएंट्स की सबसे ज्यादा जरूरत 35 से 35 दिन बाद होती है और मक्का को 50 दिन बाद। तो दोनों क्रॉप को अपने अपने टाइम पे न्यूट्रिएंट मिल जाते हैं और कंपटीशन नहीं होता। अब बात करते हैं कंपेनियन क्रॉपिंग। फिर मोहन ने एक और तरीके यूज किए जिसे कंपेनियन क्रॉपिंग कहते हैं। इसमें ऐसे क्रॉप को एक साथ उगाया जाता है जिसमें दोनों फसलों का उत्पादन इंडिविजुअल प्लांटिंग जितना होता है, बिना किसी नुकसान के। मोहन ने सरसों, आलू और प्याज को गन्ने के साथ उगाया। ये क्रॉप एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते, इसलिए इनके साथ गन्ना उगाने से उनका प्रोडक्शन कम नहीं होता। अब मल्टी स्टोर्ड क्रॉपिंग। मोहन ने एक और इनोवेटिव मेथड अपनाया जिसे मल्टी स्टोर्ड क्रॉपिंग कहते हैं। इसमें अलग अलग हाइट के क्रॉप को एक साथ एक ही जमीन पर उगाया जाता है। जैसे मोहन ने गन्ना, सरसों और प्याज को एक साथ उगाया। गन्ना सबसे लंबा था, उसके नीचे सरसों और सबसे नीचे प्याज। इस मेथड में एक ही जमीन पर अलग अलग लेवल पर क्रॉप उगाई गई और मोहन ने स्पेस का पूरा इस्तेमाल किया। अब बात करते हैं सिनर्जेटिक क्रॉपिंग। इसके बाद मोहन ने सिनर्जेटिक क्रॉपिंग का मेथड भी सीखा। इसमें जब दो क्रॉप को एक साथ उगाया जाता है तो दोनों का उत्पादन प्योर स्टैंड के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। जैसे मोहन ने गन्ना और आलू को एक साथ उगाया, दोनों क्रॉप का प्रोडक्शन प्योर क्रॉप से भी ज्यादा हो गया, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ सिनर्जी में काम कर रहे थे। अब बात करते हैं एडिटिव सीरीज इंटरक्रॉपिंग। मोहन ने एडिटिव सीरीज इंटरक्रॉपिंग का मेथड भी यूज किया। इसमें एक क्रॉप को मेन क्रॉप बनाते हैं और दूसरी क्रॉप को उस मेन क्रॉप के बीच में उगाते हैं। जैसे मोहन ने अपने गन्ने के खेत में आलू को उगाया। गन्ना मेन क्रॉप था और आलू को बीच में डाला गया, यानी गन्ना अपनी प्योर पॉपुलेशन में था और आलू को कम जगह दी गई थी। इस तरह मोहन ने ज्यादा इनकम भी कमाई और रिस्क कवर भी किया, क्योंकि अगर एक क्रॉप खराब होती तो दूसरी से उसका नुकसान पूरा हो जाता। अब रिप्लेसमेंट सीरीज इंटरक्रॉपिंग। एक और मेथड जो मोहन ने सीखा था वो था रिप्लेसमेंट सीरीज इंटरक्रॉपिंग। इसमें दोनों क्रॉप को इक्वल जगह दी जाती है, यानी ना तो कोई बेस क्रॉप होती है और ना कोई इंटरक्रॉप। दोनों क्रॉप को उनकी रिकमेंडेड पॉपुलेशन से कम जगह दी जाती है। इस मेथड को जनरली वेस्टर्न कंट्रीज में ज्यादा यूज किया जाता है। प्री रिक्विसाइट्स फॉर सक्सेसफुल इंटरक्रॉप। मोहन ने सीखा कि सक्सेसफुल इंटरक्रॉप के लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्री रिक्विसाइट्स हैं, जैसे कि न्यूट्रिएंट्स डिमांड का टाइम। मोहन ने देखा कि उड़द या मूंग की पीक न्यूट्रिएंट्स डिमांड 30 से 35 दिन बाद है, जबकि मक्का की 50 से 55 दिन बाद। इसलिए मोहन ने ये इंश्योर किया कि इन दोनों क्रॉप की न्यूट्रिएंट्स डिमांड का टाइम ओवरलैप ना हो। इससे दोनों क्रॉप को जरूरी न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और कंपटीशन नहीं होता। लाइट कंपटीशन। मोहन ने समझा कि कंपोनेंट क्रॉप के बीच लाइट का कंपटीशन मिनिमम होना चाहिए। इसका मतलब है कि दोनों क्रॉप्स को सनलाइट अच्छे से मिल सके। उड़द या मूंग छोटे होते हैं
तो उनको सनलाइट मिलते हैं, जबकि मक्का थोड़ा बड़ा है। कॉम्प्लीमेंटेरिटी। मोहन ने ये भी देखा कि कंपोनेंट क्रॉप में कॉम्प्लीमेंटेरिटी होना चाहिए, यानी दोनों क्रॉप एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। जैसे मक्का की टॉल ग्रोथ उड़द या मूंग के छोटे प्लांट को शेड देती है, लेकिन वो लाइट और न्यूट्रिएंट्स की डिमांड में ओवरलैप नहीं करते। मैच्योरिटी डिफरेंस। मैच्योरिटी डिफरेंस भी जरूरी है। मोहन ने इंश्योर किया कि दोनों क्रॉप्स की मैच्योरिटी में कम से कम 30 दिन का गैप हो। इससे एक क्रॉप पहले मैच्योर होगी और हार्वेस्ट हो जाएगी, फिर दूसरी क्रॉप को पूरे टाइम मिलेगा ग्रो करने का। CO2 एंड वाटर कंपटीशन। मोहन ने ये भी ध्यान रखा कि CO2 और पानी का कंपटीशन भी मिनिमम हो। इसका मतलब है कि दोनों क्रॉप को पानी और CO2 की जरूरत अलग अलग टाइम पर हो, जिससे वो दोनों अच्छे से ग्रो कर सके बिना किसी टेंशन के। अब बात करते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग की। रमेश ने सोचा कि वो अपने खेत में दो या उससे ज्यादा क्रॉप को साथ साथ उगाता है। इस टेक्निक को मिक्स्ड क्रॉपिंग कहते हैं। इसमें वो किसी फिक्स्ड रो पैटर्न या रेशियो का इस्तेमाल नहीं करता और सीड को ब्रॉडकास्टिंग मेथड से स्प्रेड किया जाता है। ये मेथड खास तौर पर ड्राईलैंड एरिया में ज़्यादा यूज होते हैं। इसके बेनिफिट्स देखते हैं। रिस्क कम करना। रमेश का मेन ऑब्जेक्टिव था टोटल क्रॉप फेल्यूर का रिस्क कम करना। अगर एक क्रॉप खराब होती है तो दूसरी क्रॉप उसका भरण करती है। इस तरह उसकी फैमिली हमेशा खाना पाती है। फूड्स एंड फोडर की सप्लाई। इस टेक्निक से रमेश अपने और अपने पशुओं के लिए भी खाना उगा सकता है। अब बात करते हैं कुछ साइंटिफिक स्टडी की। रमेश ने सुना कि मिक्स्ड क्रॉपिंग का पहला साइंटिफिक स्टडी ला फ्लीड्स ने 1928 में किया था। इससे उसका भरोसा और बढ़ गया और उसने इस टेक्निक को अपने खेतों में आजमाया। अब सीक्वेंशियल क्रॉपिंग। फिर रमेश ने सीक्वेंशियल क्रॉपिंग का भी ट्राई किया। इसका मतलब है कि दो या उससे ज्यादा क्रॉप को एक 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 के बाद एक उगाना, यानी एक क्रॉप के हार्वेस्ट होने के बाद तुरंत दूसरी क्रॉप को सोविंग करना। जैसे रमेश ने पहले मेज उगाया, उसकी हार्वेस्ट के बाद पोटैटो बोया और जब पोटैटो का खुदाई हुआ तब उसने चिल्ली की प्लांटिंग की। अब इसके बेनिफिट्स की जानते हैं। टाइम का एफिशिएंट यूज आना। इस टेक्निक से रमेश का हर सीजन प्रोडक्टिव होता है। वो एक साल में 2 या 3 क्रॉप ले सकता है। नॉन ओवरलैपिंग क्रॉपिंग। सीक्वेंशियल क्रॉपिंग को नॉन ओवरलैपिंग क्रॉपिंग भी कहते हैं, क्योंकि सीड्स यहाँ क्रॉप के बीच कोई ओवरलैपिंग नहीं होता। हर क्रॉप अपने टाइम पर ग्रो होती है और इससे सॉइल फर्टिलिटी भी मेंटेन होती है। अब बात करते हैं रिले क्रॉपिंग की। रमेश ने रिले क्रॉपिंग का आइडिया अपने दोस्तों से सुना और ये सुना कि इसका कॉन्सेप्ट एक रिले रेस से इंस्पायर्ड है। जिस तरह रिले रेस में रनर एक दूसरे को फ्लैग देते हैं, वैसे ही रिले क्रॉपिंग में एक क्रॉप दूसरे क्रॉप को ग्रो करने के लिए हेल्प करती है। जानते हैं रिले क्रॉपिंग क्या होती है? रिले क्रॉपिंग का मतलब है दो या ज्यादा क्रॉप को साथ साथ उगाना, लेकिन इस तरह की क्रॉपिंग में सक्सीडिंग क्रॉप को पहले से प्लांटेड क्रॉप के रिप्रोडक्टिव स्टेज के समय प्लांटेड किया जाता है, लेकिन हार्वेस्ट से पहले। एग्जाम्पल देखते हैं। रमेश ने मेज की क्रॉप उगाई। जैसे ही मेज की प्लांट रिप्रोडक्टिव स्टेज पर पहुंच गई, उसने पोटैटो का बीज बोया। इस तरह से जब मेज की हार्वेस्टिंग होने वाली थी, तब पोटैटो की प्लांट भी तैयार थी। इस टेक्निक से रमेश को ज्यादा क्रॉप का फायदा मिला। अब पैरायूटेरा क्रॉपिंग। बिहार और वेस्ट बंगाल में रमेश ने पैरा क्रॉपिंग का भी इस्तेमाल किया। इसमें लेथाइरस या लेंटिल को राइस की हार्वेस्टिंग से पहले बोया जाता है। ये एक
तरह की रिले क्रॉपिंग है जिसमें सॉइल फर्टिलिटी मेंटेन होती है और दोनों क्रॉप्स को अच्छा यील्ड मिलता है। अब रटूनिंग। रमेश ने सुना कि रेटोनिंग या रेटून क्रॉपिंग भी सीक्वेंशियल क्रॉपिंग की तरह है। इसमें एक क्रॉप को हार्वेस्ट करने के बाद उसके रूट्स या स्टेबल से फिर से क्रॉप उगाई जाती है। एग्जाम्पल, रमेश ने शुगर केन का रतनिंग का ट्राई किया। जब उसने शुगर केन का हार्वेस्ट किया तब उसने देखा कि रूट से नई शूट्स आने लगी है। उसने इन शूट्स को ग्रो होने दिया और फिर से शुगर केन का अच्छा यील्ड मिला। बेनिफिट्स जानते हैं रिले क्रॉपिंग और रटनिंग के। इफिशियंट रिसोर्स यूज। रमेश को पता चला कि इन टेक्निक से उसका टाइम और रिसोर्स दोनों का एफिशिएंट इस्तेमाल होता है। कंटिन्यूअस इनकम। उसके एक के बाद एक क्रॉप मिलती है जो उनकी इनकम को बढ़ाती है। जैसे मेज और पोटैटो दोनों क्रॉप से उसने एक ही साल में ज़्यादा प्रॉफिट कमाया। सॉइल फर्टिलिटी मेंटेन। रमेश ने नोटिस किया कि ये टेक्निक सॉइल फर्टिलिटी को भी अच्छे से मेंटेन करता है। मल्टीपल इंटेंसिव क्रॉपिंग। रमेश एक समझदार किसान अपने खेतों में मल्टीपल इंटेंसिव क्रॉपिंग का इस्तेमाल करना चाहता था। उसने जाना कि सही क्रॉप का सिलेक्शन करना बहुत जरूरी है। चलिए देखते हैं। सिलेक्शन ऑफ क्रॉप्स के प्रिंसिपल को जानते हैं। एलिलोपैथिक इफेक्ट का ध्यान। रमेश ने जाना कि क्रॉप का अरेंजमेंट ऐसा होना चाहिए कि एलिलोपैथिक इफेक्ट ना हो। इसका मतलब है कि कुछ क्रॉप दूसरे क्रॉप के लिए हार्मफुल सब्सटेंस रिलीज कर सकते हैं, इसलिए उसे ऐसा क्रॉप का सिलेक्शन करना चाहिए जो एक दूसरे को सपोर्ट करे, जैसे मेज और ब्लैक ग्राम। ये क्रॉप्स एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल हैं और सॉइल न्यूट्रिएंट्स की डिप्लीशन को रोकने में भी मदद करते हैं। लेग्यूम्स। रमेश ने लेग्यूम जैसे मूंग और उड़द को अपने क्रॉपिंग सिस्टम में शामिल किया। ये क्रॉप कम पानी, न्यूट्रिएंट्स और लाइट की डिमांड करते हैं। साथ ही ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने की कैपेसिटी रखते हैं। इस तरह लेग्यूम्स सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करने में मददगार होते हैं। अब बात करते हैं सिलेक्शन ऑफ वेजिटेबल्स। रमेश ने वेजिटेबल को भी अपने क्रॉपिंग सिस्टम में शामिल किया क्योंकि हाई कैश वैल्यू। सब्जियों का मार्केट में डिमांड अच्छा होता है जो उन्हें कैश क्रॉप बनाते हैं। न्यूट्रिशनल वैल्यू, ये हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होते हैं। सीडलिंग मेथड। रमेश ने जाना कि वेजिटेबल सीडलिंग के रूप में उगाई जा सकती है जिससे फील्ड ड्यूरेशन कम होता है और मेन क्रॉप के साथ कंपटीशन भी कम होता है। इंटरक्रॉपिंग, ये क्रॉप ऑर्चार्ड और प्लांटेशन में इंटर स्पेस में उगाए जा सकते हैं, जैसे टोमेटो या कैप्सिकम शुगर केन के साथ। शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप। रमेश ने शॉर्ट ड्यूरेशन और फोटो पीरियड इंटेंसिव जीनोटाइप को भी चुना, जैसे बाजरा और खरीफ पल्सेस। ये क्रॉप जल्द ही मैच्योर होते हैं और इंटेंसिव क्रॉपिंग सिस्टम के लिए बेस्ट सूटेड होते हैं, जैसे एक ही सीजन में मल्टीपल क्रॉप मिल सकते हैं। अब कंक्लूजन पर आते हैं। रमेश ने अपने खेतों में सही क्रॉप्स का चयन करने के लिए इन प्रिंसिपल का इस्तेमाल किया। इस तरह से उसने न सिर्फ अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाई बल्कि अपने इनकम को भी इम्प्रूव किया। अब बात करते हैं टेरा फॉर्मिंग या फार्मिंग। रवि ने सुना कि टेराफॉर्मिंग का मतलब है मार्स को अर्थ की इन्वायरमेंट के अनुरूप बनाना। इसका मकसद ये है कि मार्स पर जिंदगी को संभव बनाया जा सके। अभी तो वहाँ बैक्टीरिया और प्लांट्स को डेवलप किया जा रहा है जो अर्थ पर इन्वायरमेंटल कंडीशन क्रिएट करते हैं। अगर ये सक्सेसफुल होता है तो हो सकता है कि हम फ्यूचर में मार्स पर खेती करने लगे। एरोपोनिक्स। रवि को एक नया टेक्निक के बारे में भी पता चला। एरोपोनिक्स, इस टेक्निक में प्लांट को बिना मिट्टी के उगाया जाता है।
सिर्फ एक एरेटेड मॉइस्ट एटमॉस्फेयर में। ये टेक्निक बहुत कम पानी का इस्तेमाल करते हैं, लगभग 98% पानी की बचत होती है। इंसेक्ट और डिजीज का खतरा, क्योंकि प्लांट कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में है उगा जाते हैं, इसलिए इंसेक्ट और पेस्ट और डिजीज का कोई खतरा नहीं होता। ये टेक्निक नासा ने 1997 में बनाई थी, जब उन्होंने मीर स्पेस स्टेशन पर बीन पोट्स उगाने की कोशिश की थी। यहाँ सीड हवा में लटकाते हैं और उनके रूट्स को न्यूट्रिएंट्स रिच स्प्रे से मॉइस्चराइज रखा जाता है। अब बात करते हैं लीजा, लो एक्सटर्नल इनपुट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। रवि ने सुना कि लीजा एक का मतलब है लो एक्सटर्नल इनपुट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। इसका एम है लोकली अवेलेबल नेचुरल और ह्यूमन रिसोर्सेज का ऑप्टिमम इस्तेमाल। ये मेथड इकोनॉमिकली फीजिबल, इकोलॉजिकली साउंड, कल्चरली एडेप्टेड और सोशली जस्ट होता है। लोकल रिसोर्सेज का इस्तेमाल, इस टेक्निक से किसान अपने एरिया की खासियत के अनुरूप खेती करते हैं, जैसे कि नेचुरल फर्टिलाइजर या लोकल सीड्स का इस्तेमाल करके। अब बात करते हैं प्रिसीजन फार्मिंग की। रवि ने प्रिसीजन फार्मिंग के बारे में भी जाना। ये एक साइट स्पेसिफिक मेथड है जहां इनपुट, खासकर न्यूट्रिएंट्स को टारगेट स्पेसिफिक तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। इसका एक्यूरेसी का महान इम्पोर्टेंस, इसका मतलब है कि किसी भी क्रॉप के लिए इनपुट्स का इस्तेमाल इतना प्रिसाइज हो कि वही बेस्ट रिजल्ट दे सके। इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है और रिसोर्सेज का वेस्टेज कम हो जाता है। अब बात करते हैं सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, SRI। रवि ने SRI के बारे में भी सुना। ये टेक्निक 1983 में मादागास्कर के फ्रेंच ज्यूइस्ट फादर हेनरी डी लॉरेनी द्वारा डेवलप की गई थी। इसमें लो वाटर और लेबर इंटेंसिव, मतलब SRI एक लो वाटर और लेबर इंटेंसिव मेथड है जिसमें यंग सीडलिंग को सिंगल स्पेस्ड और हाथ से वीड किया जाता है। इस टेक्निक से पानी की बचत होती है और प्रोडक्शन भी बढ़ता है।